श्रेणी थी जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अभ्यंग और उद्वर्धन, उत्साधन, संवाहन की सारे प्रोसीजर हमारे डिस्कस हो चुके थे। शिरोधारा, शिरोदर्पण, शिरोसेक, शिरोपिचु ये मोर डिटेल में आएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कंसीडर करेंगे। आज हम कर रहे हैं क्रियाकल्प। ठीक है, क्रियाकल्प क्या होते हैं? दो प्रोसीजर हैं, मतलब दो मतलब हुए क्रिया और कल्प। देखो, क्रिया मीन्स चिकित्सा, हम क्रिया क्या कर रहे हैं? चिकित्सा। कल्प मीन्स कल्पना। क्रिया प्लस कल्प मीन्स चिकित्सा की कल्पना करना। क्रियाकल्प की परिभाषा में लिखो, नेत्र रोगों की चिकित्सा कल्पना को क्रियाकल्प कहा जाता है। ठीक है, नेत्र रोगों की चिकित्सा कल्पना को क्रियाकल्प कहते हैं। परिभाषा, क्रिया नाम, तर्पण, उत्पाद आदि नाम, क्रिया नाम, तर्पण, उत्पाद आदि नाम, कल्पनम इति क्रियाकल्प। क्रिया नाम, तर्पण, उत्पाद आदि नाम, कल्पनम करणम इति क्रियाकल्प। मतलब तर्पण, उत्पाद आदि क्रियाओं की कल्पना करने को क्रियाकल्प कहते हैं। ठीक है, लिखो आगे। जिस प्रकार से काय चिकित्सा का मूल आधार पंचकर्म है, काय चिकित्सा का मूल आधार पंचकर्म है, उसी प्रकार अक्षीय रोगों की चिकित्सा का मूल आधार क्रियाकल्प है। क्रियाकल्प का उल्लेख आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के 18वें अध्याय, उत्तर तंत्र के 18वें अध्याय में वर्णन किया है। उल्लेख सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र के 18वें अध्याय में किया है। ये सबने लिख लिया। नेक्स्ट है संख्या। आचार्य सुश्रुत अनुसार 5, सुश्रुत के अनुसार 5 और शारंगर के अनुसार 7। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 5 और आचार्य शारंगर के अनुसार 7 उनकी संख्या है। कौन कौन सी है? लिखो। तर्पण, उत्पादश्च, सेक, आश्चोतन, अंजने, तर्पणम, उत्पादश्च, सेक, आश्चोतन, अंजने। ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 5। आचार्य सुरेंद्र ने 2 और बताए हैं। पहला पुंसन, छठा पुंसन, पिंडी और नेक्स्ट विडालक। पिंडी और विडालक। ठीक है, अगर समझ में आ गया। देखो, आचार्य शारंगर ने आचार्य सुश्रुत ने शिरोमस्ती का उल्लेख
शिरोवस्ती का उल्लेख तर्पण में ही किया है, तर्पण में ही किया है, जिससे क्रियाकल्पों की संख्या अधिक ना हो। और क्रियाकल्पों की संख्या अधिक ना करते हुए शिरोवस्ती का उल्लेख भी क्रियाकल्प में कर दिया है, क्योंकि शिरोवस्ती से भी सभी अंगों का तर्पण भली प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये हमारे 5 भेद हुए, तर्पण, उत्पाद, सेक, आश्योतन और अंजन। अब सबसे पहला है तर्पण। अब आपको पता है कि पंचकर्म की कोई भी प्रोसीजर है या सर्जिकल प्रोसीजर जो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, हम पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में डिवाइड करते हैं, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो सबसे पहले इसमें पूर्व कर्म, तर्पण के पूर्व कर्म लिखो। रोगी को संशोधन, चिकित्सा, वमन और विरेचन आदि करवाकर अक्षि तर्पण या नेत्र तर्पण करना चाहिए। नेत्र तर्पण करने का काल प्रातः या संध्या काल हो, प्रातः काल या संध्या काल हो। जिस स्थान पर नेत्र तर्पण करना हो वह स्थान निर्वात, धूल रहित और जिसमें सूर्य का प्रकाश सीधा ना प्रवेश कर सके, ऐसी जगह पर नेत्र तर्पण करवाना चाहिए। ठीक है, जहां पर धूल का, वायु का और सूर्य के प्रकाश का सीधा प्रवेश ना हो, ऐसी जगह का चयन करना चाहिए। उसके बाद है प्रधान कर्म। रोगी को उत्तान लेटाकर आंखों के चारों ओर मांस चूर्ण से, उड़द के चूर्ण से बनी हुई पिट्ठी, मांस चूर्ण से बनी हुई पिट्ठी का 2 अंगुल ऊंचा आलवाल बनाना चाहिए। 2 अंगुल ऊंचा आलवाल बनाना चाहिए या आलवाल बनाए। जिस तरीके से सपोज ये आई, ये इनर कैलकस, ठीक है, ये कनेक्टिंग संधि, ये वाली, ये अपाम संधि। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे ऊपर इस तरीके से 2 अंगुल ऊंचा, जैसे स्पेक्स आप लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, तो 2 अंगुल की ऊंचाई होनी चाहिए, जिसमें हमारे पक्ष को जो है डिप हो जाए, मतलब पक्ष को के डूबने तक की ऊंचाई आपको इस आलवाल की बनानी है। और उसके बाद आपको जो स्नेह भरना है, घृत भरना है, तो इस संधि की तरफ से, कनेक्टिंग संधि की तरफ से आपको स्नेह को डालना है। ठीक है, तो स्नेह की का सबसे पहले आपको टेम्परेचर चेक करना है। अपने डोर्सल साइड में आप डाल के देख सकते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन होती है, आपको पता चल जाए ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए। तो इस साइड से आप उसको भरना शुरू करते हैं, और जहां तक आपके पक्ष डिप हो जाए, आईलैशेस डिप हो जाए, डूब जाए, उतने अमाउंट में आपको स्नेह की मात्रा भरनी है।
ठीक है, तो इसको कम से कम 2 अंगुल की ऊंचाई तक स्नेह को इस आलवाल में भर दे। इसके बाद है मात्रा। आचार्य सुश्रुत ने तर्पण के संबंध में वाक मात्रा का उल्लेख किया है। वाक मात्रा का उल्लेख किया है। एक वाक मात्रा एक अक्षीय निमेष और उन्मेष की प्रक्रिया को एक वाक मात्रा इन्होंने माना है। अक्षीय निमेष मतलब आपका पलकों का एक बार झपकाना, ठीक है, उस काल को माना एक वाक मात्रा। लगभग 1 सेकंड के आसपास का आप इसमें समय मान सकते हैं, या 1 सेकंड में 2 बार आप पलक झपकाते हैं तो उतना मान सकते हैं, ठीक है। तो लगभग एक वाक मात्रा एक अक्षीय निमेष और उन्मेष का जो काल होता है वो एक वाक मात्रा आचार्य सुश्रुत ने माना। आचार्य शारद, अब इसमें 2 मत है। आचार्य सुश्रुत ने बोला कि इसको आप भर दो, मतलब स्नेह में डिप किया और आंखों खोल के रखना है, ठीक है। मगर आचार्य शारंगधर ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आंखों को खोलना है और बंद करना है। अब इससे क्या होगा बता सकते कोई? जिस तरीके से हमारी जो टीयर्स हैं वो हमारे आईलिड्स क्या काम करती है, वाइपर का काम करती है ना, आईबॉल को क्लीन करती है। तो जो लैक्रिमल ग्लैंड्स अपना टीयर्स को सीक्रेट करती हैं, उससे वो साफ होता रहता है, बार बार साफ होता रहेगा। और वो टीयर्स जो है नासोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू गले में जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि आप मेडिसिन डालोगे तो थोड़ी देर बाद गले में टेस्ट आ जाता है मेडिसिन का, कड़वा हो जाता है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सपोज ये आई, यहाँ एक छोटा सा ओपनिंग रहती है। अब इस तरीके से नासोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं NLD, नासोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो ये नोज के थ्रू, इस आई से नोज के थ्रू जाके यहाँ पोस्टीरियर नेजल चैम्बर में ये ओपनिंग होती है। तो जिससे आपका स्नेह जो आपने दिया है वो पूरा ट्रैक को भी क्लीन करता हुआ जाए, ठीक है। ओल्ड एज में अक्सर क्या होता है, एनएलडी में ब्लॉकेज होना शुरू होती है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बुजुर्गों की आंखों से पानी गिरता रहता है, ठीक है। इसको हम क्लीन करने के लिए 2 तरीके से किया जाता है। एक तो मेथड है सिरिंजिंग मेथड, कि सिरिंज की जो आगे की मतलब कैनुला होता है, सिरिंज के आगे लगा होता है, तो उसको यहाँ फिक्स करके फ्लश कर देते हैं। फ्लश करने से वो प्रेशर के कारण से अगर उसमें डेब्रिस वगैरह इकट्ठा हुआ है तो वो सारा क्लीन हो जाता है। अगर ये पेटेंट हो जाए कि बंद हो गई है, एनर्जी पूरी ब्लॉक हो गई है और वो ओपन नहीं कर सकते, तो इसको ऑपरेट करके ये पार्ट निकाल के आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है, आंखों को खोलना है और बंद करना है। खोलने और बंद करने से पंक्टम ओपन होगा और जो स्नेह आंख में डाला है आपने वो सारा गले तक चला जाता है, राइट। अब इसके बाद है कि मात्रा दोषानुसार। सबसे पहले दोषों के अनुसार मात्रा। वातज योग में 1000 वाक मात्रा, वातज में ऐसे टेबल बना लो, वातज और कफज। वातज में 1000 वाक मात्रा, पित्तज में 800 वाक मात्रा और कफज में 600 वाक मात्रा, ठीक है। ये हुआ दोषों के अनुसार कि बात एग्रीवेशन है तो आप 1000 वाक मात्रा तक देंगे। वातज रोग है कोई भी आंखों में, पित्तज है तो 800 और कफज है तो 600 वाक मात्रा तक। अब उसके बाद आते हैं अधिष्ठान के अनुसार। अधिष्ठान के अनुसार मात्रा कौन कौन से अधिष्ठान है? संधियां हैं, पटल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो वर्तमगत में 100 वाक मात्रा, संधिगत में 300, शुक्लगत में 500, कृष्णगत में 700,
दृष्टिगत 800 से 1000 और सर्वगत रोग हो तो 1000 वाक मात्रा तक। सर्वगत रोग है तो 1000 वाक मात्रा तक अक्षि तर्पण करवाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले था दोषों के अनुसार, उसके बाद अधिष्ठान के अनुसार, उसके बाद है दिनों के अनुसार। कितने दिन तक रिपीट कर सकते हैं आप। दिनों के अनुसार वातज रोग में और स्वल्प दोष में 2 कॉलम बना लो। वातज रोग है, स्वल्प दोष, अल्प दोष है और वातज रोग है। ठीक है, तो एक दिन एक ही बार करवाना है, एक दिन। कफज रोग है तो 5 दिन, कफज और प्रबल दोष में, तीव्र दोष में 5 दिन, और पित्तज रोगों में और मध्यम दोषों में 3 दिन तक अक्षि तर्पण करवाना चाहिए। ठीक है, अब आपने सपोज करो 1000 वाक मात्रा तक आपने अक्षि में स्नेह को रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो हो गया ये कनेनिक संधि, ये अपांग संधि। ठीक है, आप लोग देखो क्या, अब पश्चात कर्म लिखो। पश्चात कर्म में क्या करेंगे, बनाई हुई आलवाल में अपांग संधि की ओर शलाका यंत्र से छेद करके स्नेह को निकाल लें। अपांग संधि की ओर शलाका यंत्र से छेद करके स्नेह को निकाल लें। स्नेह निकल गया। नेक्स्ट स्टेप, मांसपेशी, जो उड़द की पिष्टी आपने जिससे आलवाल बनाई है, उससे रोगी की अक्षि का शोधन करें। मांसपेशी से जिससे आलवाल बनी है, उससे रोगी की आंख का शोधन करें। शोधन करें मतलब जितना भी बाहर लगा है, आटा लगा है या फिर आपका ऑयल लगा है, घी लगा है, तो उसको पूरे को साफ कर लो। और अगर उसको गर्म करके आप शोधन करना चाहें तो वो पिंडी का रूप बन जाएगा कि उसको आपने गर्म किया आटे को और उसी के साथ आंखों की सिकाई भी कर सकते। ठीक है, और उसके बस ये पश्चात कर्म हुआ और इसकी सम्यक योग लक्षण। नेक्स्ट है सम्यक योग लक्षण। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सब चीजें नॉर्मल हुई या नहीं। सम्यक योग लक्षण में श्लोक लिखा जाएगा, तर्पणे, देखो तर्पणे तृप्ति लिंगानी, तर्पणे तृप्ति लिंगानी नेत्रस्यमानि लक्ष्येत, तर्पणे तृप्ति लिंगानी नेत्रस्यमानि लक्ष्येत, ल अदक्षयेत लक्ष्येत, तर्पणे तृप्ति लिंगानी नेत्रस्यमानि लक्ष्येत। ये लिखिए आप लोगों ने। नेक्स्ट लाइन, सुख स्वप्न अवबोधत्व, सुख स्वप्न अवबोधत्व, मैं भी लिख देता हूं। सुख स्वप्न अवबोधत्व वैशत्यम वर्ण पाटवम, तर्पणे तृप्ति लिंगानी नेत्रस्यमानि लक्ष्येत। नेक्स्ट है सुख स्वप्न अवबोधत्व वैशत्यम वर्ण पाटवम। ये लिख लिया। ये अवबोधत्व है, अवबोधत्व, अवबोध होना। तर्पणे तृप्ति लिंगानी नेत्रस्यमानि लक्ष्येत, सुख स्वप्न अवबोधत्वम वैशत्यम वर्ण पाटवम। हो गया।
व्याधि विध्वंस, व्याधि विध्वंस क्रिया लाभमेव च तर्पणे तृप्तिलिंगानि नेत्रस्य मादिकच्छेद सुख स्वप्न अवबोधत्वं वैषड्यम वर्णपाटवम व्याधि विध्वंस क्रिया लाभमेव च। ठीक है, तो इससे हम इसका मतलब क्या है? तर्पणे तृप्तिलिंगानि मतलब तर्पण करने से सम्यक तृप्ति के लक्षण उत्पन्न हो जाना। ठीक है, लिखो तर्पण के सम्यक योग लक्षण उत्पन्न होते हैं, मतलब तर्पण हो जाता है। सुख स्वप्न अवबोधत्व मतलब सुख स्वप्न क्या है? निद्रा। रोगी को भले प्रकार से निद्रा आती है। नेक्स्ट वैषड्यम, वैषड्यम मीन्स मलाभावम, मल का अभाव होना। रोगी के नेत्र निर्मल हो जाते हैं। उसके बाद वर्णपाटवम, वर्णपाटवम मीन्स वर्णस्य यथार्थ ग्रहणम, वर्णस्य यथार्थ ग्रहणम। सभी रंगों को रोगी भली प्रकार से देखने लायक हो जाता है, देख सकता है। उसके बाद निवृत्ति व्याधि विध्वंस, निवृत्ति व्याधि विध्वंस मतलब व्याधियों का से निवृत्त हो जाता है। नेत्र व्याधियों से निवृत्त हो जाता है, मतलब कि रोग शांत हो जाते हैं। क्रिया लाभमेव च दर्शन आदि और अक्षी उन्मेष और निमेष आदि क्रियाओं का भली प्रकार से होना संभव होता है। ठीक है, अब इसमें है प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब आपने नेत्र तर्पण करवाया, सबसे पहले देखा कि क्रियाकल्प क्या है, उसके बाद कितने हैं प्रकार हुआ, दोषों के अनुसार, अधिष्ठान के अनुसार, दिनों के अनुसार, किस किस रोग में कितने दिन तक करना चाहिए, ये सब डिस्कशन हुआ। फिर उसके सम्यक योग लक्षण हुए कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि सही होने के लक्षण क्या होंगे, ये सब लक्षण होंगे। सुख स्वप्न अवबोधत्वम वैषड्यम वर्णपाटवम मतलब कि सुख स्वप्न नींद अच्छी आती है पेशेंट को। ठीक है, स्वप्न का अवबोध अच्छे भली प्रकार होते हैं, नींद अच्छी आती है। वैषड्यम वर्णपाटवम मतलब विशुद्धता उत्पन्न होती है, निर्मल हो जाते हैं और सभी रंगों को उचित प्रकार से देखने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, व्याधि विध्वंस व्याधि का नाश होता है क्रिया लाभमेव च और क्रियाओं का अच्छी निवेश आदि क्रियाओं का और सभी रंगों को सही तरीके से देखने के योग्य व्यक्ति हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं प्रिकॉशंस। रोगी को सबसे पहला, रोगी को प्रकाशमान वस्तु एवं आकाश की ओर नहीं देखना चाहिए। मतलब पेशेंट को बोलो कि अंधेरे कमरे में रहो थोड़ी देर के लिए, मतलब कम से कम 3 से 4 घंटा अंधेरे कमरे में रहना है। आकाश को देखना मतलब कि आकाश में ब्राइट रहता है, ब्राइटनेस होती है, तो चमकीली चीजों को किसी को देखना, जैसे आप मोबाइल यूज करें या लैपटॉप में काम करें या पढ़ाई करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है। और दूसरा, नेक्स्ट, निर्वात स्थान पर कम से कम 3 से 4 घंटा रोगी को विश्राम करना चाहिए। नेक्स्ट, तत्पश्चात रोगी को वैरेचनिक धूमपान करवाएं, वैरेचनिक धूमपान करवाएं